मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आपका टैगोर परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जो वीडियो हम आपको भेजते हैं उसको आप नियमित रूप से देखें, लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। आज हम अपवाहन वेग, जिसे हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानते हैं कि किसी चालक के सिरों पर अगर कोई विभवांतर आरोपित न किया जाए तो विभवांतर के न आरोपित करने पर, या ये कह लें कि चालक के सिरे पर जब कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, अर्थात अनियमित रूप से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। वो ऊष्मीय प्रभाव के कारण गति करते हैं, जिसे हम ऊष्मीय यादृच्छिक गति कहते हैं। लेकिन अगर चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, और विद्युत बल कार्य करने से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे इनको ऊष्मीय यादृच्छिक गति के अतिरिक्त कुछ वेग और प्राप्त हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यह जो अतिरिक्त वेग प्राप्त होता है, यही इनका अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। यानी किसी चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अंतिम वेगों के औसत मान को अपवाह वेग, अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। मानते हैं कि पहले चालक के सिरे पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है। यह एक चालक लेते हैं, जब चालक के सिरे पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन और नियमित गति करते हैं। ये ऊष्मीय प्रभाव से गति करते हैं, इसीलिए इसे ऊष्मीय यादृच्छिक गति कहते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की गति भिन्न भिन्न होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह यह विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, तो इनकी अनियमित गति होती है। विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में यहाँ ये जो चित्र दर्शा रहे हैं, ये किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति को दर्शाए हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति करने से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो शून्य होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होने से इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब इस चालक के सिरे पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने से चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील रहते हैं।
अब इस चालक का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रहता है, तो इस चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जिसकी दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की होती है। तो इस विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में इसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये विद्युत बल का अनुभव करते हैं, इन पर विद्युतीय बल कार्य करता है, जिससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करता है। जब यह आगे गति करता है तो सामने रास्ते में किसी परमाणु से, आयन से या इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, और टक्कर करने पर एक बार इसका वेग शून्य होता है, किंतु यह इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में नहीं आता, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में होने से विद्युत बल का अनुभव कर रहा है। उस विद्युत बल के कारण यह पुनः आगे की ओर गति करता है, फिर सामने किसी आयन से, परमाणु से, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर उसका वेग शून्य हो जाता है, पुनः आगे फिर त्वरित होता है। तो इस तरह यह बार बार त्वरित होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और सामने परमाणु से, आयन से, इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता जाएगा। इस तरह गति करते हुए यह दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह ऊष्मीय यादृच्छिक गति करता था। अब चालक के सिरे पर जब विद्युत क्षेत्र अर्पित कर देते हैं तो ऊष्मीय यादृच्छिक गति के अतिरिक्त इसे कुछ और वेग प्राप्त होता है। ऊष्मीय यादृच्छिक गति के अतिरिक्त ये जो वेग इसको प्राप्त होता है ये अपवाह वेग कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अंतिम वेगों के औसत मान को ही अपवहन वेग कहते हैं। अर्थात चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा यादृच्छिक गति के अतिरिक्त प्राप्त वेगों के औसत मान को ही अपवहन वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से दर्शाते हैं, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं। किसी चालक के सिरे पर या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अंतिम वेगों के औसत मान को मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अंतिम वेगों के औसत मान को अपवहन वेग या
अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से दर्शाते हैं। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अंतिम वेगों से तात्पर्य है कि विद्युत क्षेत्र जब आरोपित करते हैं तो इनपे विद्युत बल लगता है। विद्युत बल लगने से क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे सामने आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में परमाणु अणु से टकराते हैं। टकराव के पश्चात इनके वेग शून्य जाते हैं, लेकिन पुनः आगे बढ़ते हैं, फिर त्वरित होते हैं, फिर आगे टकराते हैं। इस तरह ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात इन्हें ऊष्मीय यादृच्छिक गति के अतिरिक्त कुछ वेग और प्राप्त होता है। उसमें यादृच्छिक गति के अतिरिक्त जो इनको वेग प्राप्त होता है, इन वेगों के औसत मान को ही अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने पर अपवहन वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। हम यह जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, जिससे इनका औसत वेग शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन और नियमित गति करते हैं। यह गति ऊष्मीय यादृच्छिक गति कहलाती है। यह गति ऊष्मीय यादृच्छिक गति कहलाती है। ऊष्मीय यादृच्छिक गति कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय यादृच्छिक गति का जो औसत वेग है शून्य होता है। क्षेत्र के अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होने से ही चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम अपवहन वेग के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। माना इस चालक में कुल n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। माना चालक में कुल n मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। n मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्षेत्र के अनुपस्थिति में इनके
वेग क्रमशः U1 U2 U3 इसी तरह U1 है। अतः इनका औसत वेग U1 plus U2 plus U3 plus so forth so on plus UN divided by n, और यह औसत वेग इनका 0 होता है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होने से इनके ऊष्मीय यादृच्छिक गति का औसत वेग 0 होता है। लेकिन जब चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, जिससे ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से अब इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन की ओर आकर्षित होते हैं। तो चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत विद्युत बल अब इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका कार्यरत विद्युत बल F इज इक्वल, हम ये जानते हैं कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो विद्युत बल का अनुभव करता है, और उस विद्युत बल का मान F इज इक्वल टू QE होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं इस सूत्र से कि इलेक्ट्रॉन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को बल लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे बल का मान अगर ज्ञात करते हैं तो यहां आवेश Q की जगह E लिखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E से दर्शाया जाता है। यहां माइनस चिन्ह से तात्पर्य है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर जो विद्युत बल कार्य कर रहा है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र दाईं ओर है धन से ऋण की ओर, और इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर आ रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्य विद्युत बल की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत है। यहाँ पर माइनस चिन्ह से यही तात्पर्य है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्य बल विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत है। अब इन इलेक्ट्रॉनों पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं सारे इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, और विद्युत बल कार्य करने से इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल F बाई M, क्योंकि इस सूत्र से हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू M A होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A इक्वल टू F बाई M, या समीकरण 1 से F को मान रखते हैं तो A इक्वल टू माइनस E बाई M होगा। ये समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे चलते हैं तो रास्ते में परमाणुओं से, आयनों से, इलेक्ट्रॉनों से संघर्ष करते हैं। इलेक्ट्रॉनों से, परमाणुओं से, आयनों से टक्कर होती है। टक्कर होने पर एक
एक बार इनका वेग क्षण मात्र के लिए जीरो जाता है, लेकिन स्थिर अवस्था में आते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार करता है, विद्युत बल कार्य करने से ये पुनः त्वरित होते हैं और पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर रास्ते में किसी परमाणु से, आयन से, इलेक्ट्रॉन से संघट होने से इनका वेग शून्य हो जाता है, पुनः आगे त्वरित होते हैं। इस तरह संघट होते जाएंगे और टक्करों के पश्चात आगे बढ़ते जाते हैं और अंत में दूसरे सिर तक पहुंच जाते हैं। तो इन भिन्न भिन्न टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को समय लगता है। टक्कर के पूर्व, क्योंकि टक्कर होने में वेग शून्य जाता है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है तो अगले सामने किसी परमाणु से, आयन से टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात वेग शून्य जाता है। अब टक्कर के पहले तक, टक्कर के पूर्व इसके द्वारा चली गई दूरियां भी भिन्न होती है। टक्कर के पूर्व इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई, मुक्त रूप से तय की दूरी भी भिन्न होती है, और टक्कर के पूर्व मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी ये मुक्त पथ कहलाता है। और भिन्न भिन्न टक्कर में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी भी भिन्न भिन्न होती है। तो क्रमागत टक्करों में तय किए मुक्त पथों का औसत लेते हैं, ये माध्य मुक्त पथ कहलाता है, और माध्य मुक्त पथ को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मुक्त रूप से तय की गई दूरी का औसत मान, ये माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और माध्य मुक्त पथ का जो मान होता है ये लगभग 10⁻⁹ मीटर के अबाउट होता है। और ये देखते हैं कि भिन्न भिन्न टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय भी भिन्न होता है, क्योंकि टक्कर होने पर वेग शून्य आता है। तो टक्कर के पूर्व तक जो दूरी तय करते हैं मुक्त रूप से, टक्कर के पूर्व तक मुक्त रूप से तय की दूरी हो तो मुक्त पथ हो जाएगा। और उस टक्कर के दौरान लगा समय, अगर उसको हम यहाँ पे टो1 से दर्शाते हैं, टो1 टो2, जहां हम T1 T2 T3 लेते हैं, T से ना लेकर के उसको हम टो से दर्शाते हैं, टॉव से। तो भिन्न भिन्न क्रमागत टक्कर में लगा समय भी भिन्न भिन्न होता है। तो किसी चक्कर में कम समय, किसी चक्कर में ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह क्रमागत टक्करों में लगे समय का औसत मान निकालते हैं, और दो क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत मान को विश्रांत काल या श्रांत काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, उसे टो से दर्शाया जाता है। तो दो क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत मान को विश्रांत काल कहते हैं। तो यहां पर सपोज कर लो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा टक्कर के दौरान लगा समय टो1 है, इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा टक्कर में लगा समय टो2 है, किसी के द्वारा टो3 है। तो जब इनमें त्वरण पैदा होता है तो त्वरण पैदा होने से पहले जो इनकी गति थी उसके अतिरिक्त इन्हें कुछ वेग और प्राप्त होता है। इसलिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण V is equal U plus AT, गति के प्रथम समीकरण V is equal to U plus AT से अगर इस समीकरण का सहारा लेते हैं, गति के प्रथम समीकरण का, तो इस समीकरण का सहारा लेते हुए अब इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का हम वेग ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पहले इनके वेग तो U1 U2 U3 U1 थे, लेकिन विद्युत बल के आरोपित होने से जब ये त्वरित होते हैं तो त्वरित होने से अब इन्हें उस प्रारंभिक वेग के अतिरिक्त कुछ वेग और प्राप्त होता है। तो विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने के उपरांत अब इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो प्राप्त वेग है उस वेग का मान ज्ञात करते हैं। तो इस गति के प्रथम समीकरण से पहले इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, प्रथम इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग V1 is equal U1 plus 8 टो1, जहां टो1 ये पहले इलेक्ट्रॉन के टक्कर के दौरान लगा समय है,
इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A22। इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग V3 इज इक्वल U3 प्लस A23। और इस तरह इसमें nवें इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अंतिम वेग Vn इज इक्वल Un प्लस A2n होता है। तो U1, U2, U3, U1 ये तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पहले इनकी यादृच्छिक गति का वेग है। ये क्षेत्र आरोपित करने से इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण है। टू1, टू2, टू3, टू n ये इनके क्रमागत टक्करों में लगे समय का मान है। अब ये देख रहे हैं कि त्वरित होने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो अंतिम वेग प्राप्त हुआ उसके मान V1, V2, V3, Vn है। अब विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने के उपरांत मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो अंतिम वेग प्राप्त हुआ है, इसी अंतिम वेग का जो औसत मान होगा यही अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार अब हम अपवहन वेग अगर ज्ञात करते हैं तो इन सभी अंतिम वेग का औसत मान लेते हैं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार हमें यह ज्ञात है कि चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा यादृच्छिक गति के अतिरिक्त प्राप्त अंतिम वेगों के औसत मान को ही अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या अपवाह वेग। तो इनका अपवाह वेग ज्ञात करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अंतिम वेग का माध्य लेते हैं, इनका औसत मान लेते हैं। तो Vd इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 सो फोर्थ सो ऑन, लास्ट में Vn बाई m, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों का योग करके कुल इलेक्ट्रॉनों संख्या से जो डिवाइड कर देते हैं और यही अंतिम वेग का औसत मान हो जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अंतिम वेग के औसत मान को ही अपवहन वेग कहते हैं। तो इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग का मान Vd इज इक्वल, अब यहां पे इसका मान रखते हैं V1 का, तो U1 प्लस U1 प्लस A तो 1 प्लस U2 प्लस A तो 2 प्लस U3 प्लस A तो 3, इनको ब्रैकेट में दिखाते हैं। ब्रैकेट में U1 प्लस A तो 1 प्लस ब्रैकेट में U2 प्लस A तो 2 प्लस ब्रैकेट में U3 प्लस A तो 3 और इसी तरह से डॉट करके लास्ट में nवें इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो वेग लेते हैं अंतिम वेग Un प्लस A तो n, और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां देखते हैं कि अगर ब्रैकेट को ब्रेक किया जाए, क्योंकि ब्रैकेट के पहले यहां पे प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट होने के पश्चात चिन्ह में परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए एक बार एक ब्रैकेट में तो इनके प्रारंभिक वेगों का मान का औसत ले लेते हैं, अर्थात U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन Un,
और इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से n से। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग का औसत मान जाता है, और शेष जो बचते हैं ब्रैकेट तोड़ने पर इसमें 8O1, 8O2, 8O3, तो a से कॉमन लेते हैं, तो इस तरह से ब्रैकेट में a इंटू ब्रैकेट में टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 और लास्ट में टोn, और इसको डिवाइड कर देते हैं n से। तो यहां ये देखते हैं कि चूंकि इनका जो प्रारंभिक वेग का औसत मान है, छेद के आरोपित करने के पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग का औसत मान तो शून्य होता है, इसलिए Vd इज इक्वल्स 0 प्लस a, और इसके स्थान पर लिख देते हैं टो। क्योंकि टो यहाँ पे विश्रांत काल कहलाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों में लगे समय का औसत मान है। तो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस टोn, ये मान ज्ञात करके इनका योग करके और n से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे विश्रांत कर जाता है। तो इस तरह से Vd इज इक्वल a टो प्राप्त होता है, जहां टो इसको श्रांत काल या विश्रांत काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। कई बुक में इसको श्रांत काल भी लिखा गया है, कहीं विश्रांत काल दर्शाया गया है, रिलैक्सेशन टाइम है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत मान को ही विश्रांत काल कहते हैं। और ये जो विश्रांत काल होता है, इसका मान अप्रोक्सीमेटली और लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। अब यहाँ पे ये समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है। अब समीकरण 2 से भी देखे हैं कि यहाँ पर इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण उत्पन्न हुआ था, इसका मान -E/m आया था। तो समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से a का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd इक्वल -E/m इंटू टो। तो इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd इक्वल -E/m के रूप में प्राप्त होता है। यहां आप देखते हैं कि Vd यह इनका अपवहन वेग है। अगर इसका मॉडुलस लेते हैं मापांक, तो Vd इज इक्वल E/m प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडुलस लेने पर निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव जाती है, वेक्टर हट जाता है, यानी यह मैग्नीट्यूड के फॉर्म मिल जाता है। तो इस तरह से जब इसका हम मॉडुलस लेते हैं तो Vd इज इक्वल E/m के रूप में प्राप्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ये 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के अक्रॉस होता है, जो बहुत ही कम है। तो इस तरह से माध्य मुक्त उत्पाद का मान, यानी क्रमागत टक्करों के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा मुक्त रूप से तय की गई दूरी का औसत मान, दो क्रमागत चक्रों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त रूप से तय किए गए पथ का जो माध्य होता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्डा दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁹ मीटर के क्रॉस होती है। दो क्रमागत टक्कर में लगे समय के औसत मान को विश्रांत काल कहते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻40 सेकेंड होता है। और इनके अपवहन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के लगभग होता है।
अब हम विश्राम काल के बारे में आपको बता ही दिए, अब गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे। गतिशीलता, वैसे यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जब इलेक्ट्रॉन का अपवहन में इतना कम है तो इलेक्ट्रॉन जब इतनी धीमी गति से चलेंगे तो फिर इतने तेजी से करंट कैसे फ्लो होती है। एक्चुअली होता क्या है कि चालक एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उतने ही दूसरे सिरे से उसके निकल जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक पाइप में जैसे 1 मीटर लंबी ट्यूब ले लें और उसमें जल को कंप्लीट फिलअप कर दें और उसके एक सिरे से अगर हम 2-4 बूंद लिक्विड डालते हैं या उसमें वाटर ड्रॉप डालते हैं तो दूसरे सिरे से उतनी ही ड्रॉप इसमें बाहर निकल जाती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये ट्यूब है और इस ट्यूब में कंप्लीटली पूर्ण रूप से वाटर से फिलअप है। अब देखते हैं कि अगर इधर से इसके एक सिरे से इसमें जल की 2-4 बूंदें इसमें गिराई जाती हैं, तो एक तरफ से अगर 2-4 बूंदें इसमें गिराते हैं तो देखते हैं कि इसके दूसरे सिरे से 2-4 बूंदें इसमें नीचे की ओर निकल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बूंद इसमें प्रवेश कर रही है वही बूंद यहाँ पे निकलती है, इधर से बूंद इसमें प्रवेश करती है, फिर इसके कारण इसमें एक बल लगता है और इसमें माने तरंग रूप में एक बल लगता है, उस बल के आगे फिर आगे को कंप्रेस करता है, फिर आगे कंप्रेस करता है। तो इस तरह से इधर जैसे 2-4 बूंद हम डाल देते हैं तो 2-4 बूंद इधर से निकल जाती है। ठीक उसी तरह से चालक एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उतना दूसरे सिरे से निकलते हैं। फिलहाल यहीं तक आपको बताते हैं एक बार। अब गतिशीलता के बारे में अध्ययन करते हैं। गतिशीलता, मोबिलिटी, मोबिलिटी। अभी यहां समीकरण 5 से हम देख रहे हैं कि ज्ञात हो रहा है कि इसमें Vd, तो चूंकि अपवहन वेग Vd इज इक्वल E टो बाई m इंटू E प्राप्त होता है, जिसमें तो विश्राम काल है जो क्रमागत टक्कर होने के समय का औसत मान है, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियतांक रूप में है। तो यहां से ज्ञात होता है कि जो अपवहन वेग है ये चालक के सिरे पर आरोपित विद्युत क्षेत्र होता है, कहीं समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरे पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन द्वारा वेग प्राप्त होता है। इस तरह अपवहन वेग आरोपित तीव्रता पर ही निर्भर करता है। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग इसके सिरे पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात Vd प्रोपोर्शनल E, और प्रोपोर्शनल साइन यहां पे हटाते हैं, इक्वल आते हैं तो Vd इक्वल टू म्यू ई हो जाता है। तो यहां से Vd इक्वल टू म्यू ई प्राप्त होता है। यहां म्यू एक नियतांक है, इसी को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता, यहां आवेश वाहक चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की एक गतिशीलता होती है। तो यहां से हम गतिशीलता की परिभाषा निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल Vd बाई E। यदि चालक के सिरे पर आरोपित तीव्रता एकांक लेते हैं, इसका मान 1 वोल्ट प्रति मीटर लें, तो
म्यू इज इक्वल टू वी डी होता है। इस तरह से अपॉन वेग की परिभाषा प्राप्त होती है। एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपॉन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। तो इस तरह से गतिशीलता की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को, अपवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हम गतिशीलता का मात्रक ज्ञात करते हैं। यहां देखते हैं कि गतिशीलता म्यू इक्वल टू वी डी बाई वी। तो गतिशीलता म्यू का मात्रक, वी डी वेग है तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे यहाँ पे ई, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू एफ बाई क्यू या E इक्वल टू वी बाई एल भी होता है। तो यहाँ पे हम E इक्वल टू वी बाई एल लेते हैं, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मात्रक यहाँ लेते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब मीटर को ऊपर ले जाते हैं तो मात्रक हो जाता है इसका मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो इस तरह से म्यू का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, या यहां से इसको मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं। और इस तरह से इसका हम बीमी सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गतिशीलता का म्यू का बीमी सूत्र, म्यू का बीमी सूत्र, यहां देखते हैं कि मीटर स्क्वायर, इसका बीमी सूत्र लेते हैं एफ पावर 2 और नीचे वोल्ट, ये विभव का हो गया। वैसे V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, तो यहाँ से इसकी हम बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। W वर्क है कार्य, इसका होता है ml2 t पावर -2 और नीचे Q का हो गया TA। अब इसको ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। तो इस तरह से इसकी विभव का ले लेते हैं ml2 t पावर -3 a पावर -1। अब ये सेकेंड है टाइम, यहाँ हो गया इसका t। अब इसकी वैल्यू हो जाती है इसको, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं l पावर 2 नीचे ml2 t पावर -3, यहाँ पे t है मल्टीप्लाई कर देते हैं कि t पावर -2 हो जाता है a पावर -1। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा m पावर -1 और l पावर 2 ये कैसे जाता है, तो m पावर -1 t पावर 2a। इस तरह से म्यू का बीमी सूत्र m पावर -1 t स्क्वायर होता है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक्स।